हेलो प्यारे साथियों, विमलिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपका 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको जो है यूपीटीईटी मींस उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी 2014 में हुई थी, उसके पर्यावरण एवं अध्ययन के आज इस क्लास में सिर्फ 15 प्रश्न जो बचे हुए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की क्लास में जो इसके 15 प्रश्न थे उसका टेस्ट हम करा चुके थे। ये जो 15 प्रश्न बचे हुए हैं इन सभी प्रश्नों को आज इस क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट डिले जो है इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले हम अपने क्लास में आपको जो है यूपीटीईटी जो आपका 2011 में हुआ था ईवीएस के पेपर को करा चुके हैं। 2013 जो पेपर हुआ था उसको भी हमने करा लिया है। आज इस क्लास में हम 2014 के जो शेष बचे हुए प्रश्न है उसको हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई, इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न यूपीटीईटी 2014 का। ये 15 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न आपका यही पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी पूछा क्या गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थि मतलब स्वस्थ हड्डियों के लिए जो है आवश्यक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पोटेशियम एवं विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है आपका कैल्शियम व विटामिन डी। आप लोग बताइएगा कि स्वस्थ हड्डियों के लिए, स्वस्थ अस्थियों के लिए जो है इनमें से कौन आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ठीक है, देखिए कैल्शियम और विटामिन डी का क्या कार्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, हड्डियों को मजबूत बनाने में जो है कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ही अहम रोल होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी कहां से मिलती है। विटामिन डी जो है हमारा है सुबह में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से ये क्या होती है, प्राप्त होती है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो याद रखिएगा, रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी आपका सुबह में जो है सूर्य के प्रकाश से मिलती है। चलिए टेस्ट का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पे भारत में पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं पूछा गया कि हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है माउंट केटू, दूसरा ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट और चौथा ऑप्शन है माउंट धौलागिरी। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंट केटू। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो माउंट केटू है, ये इसकी जो ऊंचाई है, ये हाइट जो है इसकी 8611 मीटर है। ठीक है, ये जो माउंट केटू है ये आपके जो है जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है आपकी जो है माउंट केटू। ठीक है, और कितना है? 8611 मीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है ये किस पे आधारित है? पहला ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पे, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत पे और चौथा ऑप्शन है शिक्षा विधि के सिद्धांत पे। ठीक है भाई, मैं अपने हर क्लास में आपको बताता हूं, जब भी आप इस क्लास को देख पा रहे हैं और रफ पेन लेकर के जरूर बैठिए। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न आज की क्लास का है, इसका आंसर आपको सही बताना है। प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। ठीक है, जैसे प्राथमिक स्तर पे देखे होंगे, प्राथमिक स्तर से पहले की बात किया जाए तो उसमें किंडरगार्टन आता है। ठीक है, क्या आता है? किंडरगार्टन। बच्चों को किंडरगार्टन में भेजा जाता है प्राथमिक स्तर से पहले। किंडरगार्टन में जब बच्चों को भेजा जाता है तो देखा जाता है कि जो बच्चे हैं एक दूसरे से ताकि क्या कर सकें, बात कर सके, एक दूसरे से कोऑपरेट कर सके, कन्वर्सेशन कर सके और आपस में क्या करते हैं, खेलते हैं। किंडरगार्टन मतलब एलकेजी आपका हुआ, यूकेजी हो गया, जो प्ले ग्रुप,
ठीक है, ये चीजें आपकी क्या है किंडरगार्टन में आती हैं। इसमें बच्चों को इसलिए भेजा जाता है कि ताकि बच्चे एक दूसरे से बोलना सीख जाएं, बातचीत करना सीख जाएं और आपस में कोऑपरेट करें चीजों को लेकर के और खेलना सीख जाएं। ये किंडरगार्टन में यही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। आप लोग बताइएगा वायुमंडल की सबसे लोवेस्ट, ठीक है, परत का नाम बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस के पेपर में इससे एक प्रश्न आपका फिक्स है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, ये सबसे निचली परत होती है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, यूपीटीईटी 2014 का प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। क्या आपको पता है विटामिन सी की बीमारी, सॉरी विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। पहला ऑप्शन है स्कर्वी रोग, दूसरा है बेरी बेरी रोग, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी और चौथा है थकान। आप लोग बताइएगा विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। यानी विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है। तो ये बेरी बेरी किससे होता है, तो जो वेरी वेरी है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, बी बेरी बेरी। ठीक है, रतौंधी किससे होता है, ये होती है हमारी विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ये किससे, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। पहला ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, दूसरा ऑप्शन है किरण बेदी, तीसरा ऑप्शन है नायडू, चौथा ऑप्शन है हंसी मेहता। आप लोग बताइएगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी। चलिए अगला प्रश्न है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा ऑप्शन है गिर जंगल, तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा और चौथा है कान्हा किसली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार एग्जामों में इस तरह का प्रश्न आता है और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है कि काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे तो सी होना चाहिए, ये बी है ये सी है। ठीक है, काजीरंगा हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है आपको बताना है। पहला है बेसाल्ट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है स्लेट और चौथा है ग्रेफाइट। कौन इसमें से आग्नेय चट्टान की बात की गई है, किस चट्टान की, आग्नेय चट्टान की बात की गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है आपका आग्नेय चट्टान का जो है उदाहरण है। बाकी ये जो चूना पत्थर और ये जो स्लेट है ये अवसादी चट्टान, याद रखिएगा, थोड़ा सा जान लेते हैं इन सब चीजों के बारे में। अवसादी चट्टान है। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा ऑप्शन है मीसोस्फेयर और चौथा ऑप्शन है आयनोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि जो वर्ड लिखा है सब इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दिया गया है, इसीलिए कहते हैं जो वर्ड है ना जैसे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, इनका इंग्लिश वर्ड भी जानते रहिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड ही लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मींस होता है समताप मंडल।
समताप मंडल। यानी कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो ये जो है कि समताप मंडल में पाई जाती है। अगर समताप मंडल में ये जो निचले सतह में मतलब निचले भाग में ये 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, याद रखिएगा। और अगर इसकी ऊपरी सीमा की बात किया जाए तो ये 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, निचली सीमा में 15 से 35 किलोमीटर तक है इसका प्रसार, और ऊपरी सीमा की बात किया जाए तो ये 55 किलोमीटर तक जो है होती है। स्ट्रेटोस्फेयर मींस सप्ताप मंडल, और इसी में जो है आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर पाई जाती है। मेरा एक प्रश्न है मेरे भाई, ओजोन परत के बारे में आप लोग बताइएगा कि ओजोन परत को मापने के लिए मतलब जो है किस इकाई की, इसकी सांद्रता को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको आ रहा है तो जरूर बताइएगा, और इसका जो फार्मूला होता है O3 होता है। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। पहला ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक देव। आप लोग बताइएगा सिख धर्म के संस्थापक जो है इनमें से कौन है। सही आंसर इसका आपका हो जाएगा गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को देख करके मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने एक दिन इस प्रश्न पे और डिस्कस किया था और बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि जो आपका मंडल से क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे समताप मंडल, आयन मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज है कि मेजरमेंट से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, मेजरमेंट से यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। जो लोग पहले की क्लास देखे होंगे उनको पता होगा मेरे भाई। पहला ऑप्शन है फिजियोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है कार्डियोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, और चौथा ऑप्शन है बैरोग्राफ। आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र होता है ये होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, ये कार्डियोग्राफ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ से जो है हृदय की गति, हृदय की क्या नापा जाता है, गति मापने के लिए जो है कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बैरोग्राफ वायुमंडल, पहला ही क्वेश्चन था जिसमें हमने आपको बताया था वायुमंडल का दाब या दबाव। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पे लास्ट में क्या है ब, तो ब से क्या हो जाएगा बैरोग्राफ। ठीक है, बैरोमीटर वही बताए थे आपको जो है। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, कार्डियोग्राफ से हृदय की गति, और बैरोग्राफ से वायुमंडल का दाब। ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि फिजियोग्राफ से क्या मापा जाता है। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें जो है कि सबसे लंबा दिन जो है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 जून, चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो दक्षिण गोलार्ध का जो है सबसे लंबा दिन आपको बताना है। तो सबसे लंबा दिन जो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी, और मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश के अथर का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लीजिए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं ये जो है आर्य समाज के, याद रखिएगा, आर्य समाज के ये जो है संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी 1875 ईस्वी में
मुंबई में ही आर्य समाज की क्या थी, स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, उस वाक्य को आप याद रखिएगा। ये वाक्य इन्होंने कहा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, चलिए ये रहा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन भाई। मैंने कहा ना, ये जो प्रश्न अभी आपके आ रहे हैं इधर, अभी ये वाला प्रश्न आपका जो है इतना ज्यादा प्रसिद्ध, अभी आपने देखा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क वाला जो है, एक सिंह गैंडा वाला। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में, अभी इसके बाद एक प्रश्न आएगा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। जो बिहू है भारत के किस राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये जो बिहू है ये भारत के असम राज्य का, असम राज्य का ये जो है एक लोक नृत्य है। हम आपको बता दें बिहू के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान ले, जो है बिहू एक प्रकार का लोक नृत्य भी है और त्योहार भी है। ठीक है, ये जो बिहू है ये असम में, असम के लोगों के द्वारा ये जो है मनाया जाता है। ये जो है एक प्रकार का लोक नृत्य भी है और एक प्रकार का ये त्योहार है, दोनों से संबंधित है ये। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये एक साल में 3 बार मनाया जाता है, मतलब एक वर्ष में 3 बार, 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, कब कब, जनवरी के महीने में, अप्रैल और अक्टूबर। ठीक है, ये रहा आपके सामने, जनवरी में, अप्रैल में और अक्टूबर में, मतलब एक वर्ष में 3 बार बिहू, मतलब एक वर्ष में 3 बिहू आते हैं। ठीक है, जनवरी में, अप्रैल में और अक्टूबर में मनाया जाता है और असम जो है राज्य में। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न क्या पूछा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला अपक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, बायोमास का पिरामिड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। तो ये जो यूपीटीईटी जो 2014 में पेपर हुआ था, उसके जो है हम ईवीएस के 15 प्रश्नों को जो है इस क्लास में जो बचे हुए थे उसको हमने करा दिया। इसके बाद का जो पेपर है मेरे भाई 2016 यूपीटीईटी जो है उसको हम कराएंगे, ईवीएस के पेपर को लाएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। अगली सीरीज, अगला क्लास हमारा यही रहेगा। और जो भी मेरे भाई हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और हम आपको बता दें मेरे भाई, इसके बाद की जो क्लास हमारी होगी उसमें हम आपको जो है अब हिंदी का भी सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी जो यूपीटीटी एग्जाम 2011 में हुआ था उसके जो है कि 30 प्रश्नों को जो है अगली क्लास में हम लेकर के आने वाले हैं टेस्ट के तौर पे, और देखते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।